हाय फ्रेंड्स, साइंस टेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज आप लोग देखेंगे क्लास 10th की फ़िज़िक्स के बारे में। ठीक है, क्लास 10th का फिजिक्स में जैसे दो पार्ट है, एक है इलेक्ट्रिसिटी, एक है लाइट। तो शुरुआत करते हैं लाइट से, देखिएगा ध्यान से। ठीक, तो ये जो फिजिक्स है क्लास 10th का, ठीक है, फिजिक्स दो पार्ट में है ना, दो पार्ट में है। पहला हो गया इसका प्रकाश हो गया, दूसरा हो गया विद्युत। ठीक है, पहला प्रकाश हो गया, दूसरा विद्युत हो गया। प्रकाश और विद्युत, ठीक, प्रकाश यानी कि लाइट, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, विद्युत और यानी इलेक्ट्रिसिटी। प्रकाश के बारे में देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रकाश और इलेक्ट्रिसिटी, प्रकाश हो गया। तो प्रकाश और को जो चैप्टर जो बनाया गया है सिक्वेंसली याद करने के लिए, अब हम मानते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है और इसके पास दो आंखें हैं, जिसको हम कहेंगे मानव नेत्र। मानव नेत्र, मानव नेत्र में दो प्रकार की कमियां होती हैं, यानी कि दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा होता है दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। ठीक, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम कुछ उपाय करते हैं, उसका नाम है अवतल लेंस। अगर हम अवतल लेंस लगा लेंगे तो वो कमी दूर हो जाएगी। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं। ठीक है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। लेंस, ये जो लेंस बनता है ये किस सिद्धांत पे काम करता है? ये अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक, अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। अब बात करते हैं लेंस बनाएंगे किससे? दर्पण से। ठीक है, किससे बनाएंगे लेंस? दर्पण की हेल्प लेकर के। दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? एक हो गया उत्तल दर्पण और एक हो गया अवतल दर्पण। एक हो गया अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण यानी ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं? ये परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है, परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक, सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। यानी पहला चैप्टर आपको क्या पढ़ना है? परावर्तन के बारे में। ठीक, परावर्तन के बारे में, दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। उसके बाद अपवर्तन का सिद्धांत पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, फिर दोष पढ़ेंगे यानी मानव नेत्र पढ़ेंगे। ये सीक्वेंस आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। मानव नेत्र, इसमें दो कमियां होंगी, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। दूर किससे करेंगे? लेंस से। लेंस कितने प्रकार के? दो प्रकार के, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। किस सिद्धांत पे काम करता है? अपवर्तन के सिद्धांत पे। किससे बनता है? दर्पण से। दर्पण कितने प्रकार के? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। और किस सिद्धांत पे काम करता है? ये परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी आ जाइए, इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है विद्युत, सबसे पहले इसको आप परिचय पढ़ेंगे। विद्युत में क्या पढ़ेंगे आप? परिचय पढ़ेंगे। परिचय के बाद क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। फिर आप क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये चैप्टर यहाँ पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। यानी याद करने का तरीका, फिजिक्स दो पार्ट है। पहला क्या है? प्रकाश है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक, प्रकाश पे याद कैसे करेंगे? मानव नेत्र है। मानव नेत्र में कमियाँ दो प्रकार की, कौन कौन से? निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। दोष को दूर करने के लिए लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। अपवर्तन के सिद्धांत पे दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, परावर्तन के सिद्धांत पे। विद्युत जो चैप्टर है कैसे बना है, सबसे पहले इसका परिचय पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव और दूसरा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक, ये होता है पूरी तरह से चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन था ये। अच्छा, अब बात करते हैं, सबसे पहले बिना प्रकाश से कोई काम तो होगा नहीं, तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रकाश के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक, जितने भी हिंदी मीडियम के लड़के हैं वो अपना पेन और कॉपी निकाल लेंगे और अच्छे से नोट बना लेंगे वो। ठीक है, ये स्पेशल केवल हिंदी मीडियम के लिए ही क्लासेस चलाया भी जा रहा। जानकारी तो सबके लिए भी है, लेकिन वो जो दूर दराज गाँव में रहते हैं, जिनकी पहुँच नहीं हो पाती है अच्छे स्कूलों से, वो क्या करेंगे? वो इस तरह यूट्यूब के चैनल के माध्यम से उनको हम पूरा जितना भी, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, हर एक चीज़ उनको हम उनके घर तक पहुंचाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और लोगों को शेयर करते रहिएगा। ठीक,
तो प्रकाश के बारे में देखते हैं। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखाई देती है, जो स्वयं नहीं दिखाई देती है, जो स्वयं नहीं दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन इसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखाई देती है, ठीक, लेकिन इसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ठीक, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखाई देती, लेकिन इसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ठीक, क्या करता है ये? हमारी आंखों को संवेदित करता है, वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ठीक, अब आते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश के पास गुण कितना है? प्रकाश के गुण, ठीक, क्या क्या गुण है भाई बताइए। पहला गुण क्या है? ठीक, प्रकाश क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक, पहला, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, पहली विशेषता है इसकी, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, अगर सीधी रेखा में चलता है तो किस स्पीड से चलता है? इसकी स्पीड भी होना चाहिए। प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तीसरा क्या है? इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो आखिर ये नहीं होती है तो फिर चलता किससे है? क्यों? क्योंकि ये कैसा होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, तरंगें होती हैं। ठीक है, अगर विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं तो हमको दिखाई कैसे देती हैं? एक रेंज डिसाइड होता है। ठीक, रेंज क्या है? कि जो दृश्य प्रकाश होती है, दृश्य प्रकाश जो है उसकी रेंज होती है कहाँ से? 3900 एंगस्ट्राम से लेकर के 7800 एंगस्ट्राम के बीच में ये पाई जाती है। विजुअल रेज जिसको बोलते हैं, विजुअल रेज, दृश्य प्रकाश। ठीक है, विजुअल रेज, दृश्य प्रकाश इसके रेंज में होती है, इसलिए हमको ये दिखाई पड़ती है प्रकाश। ठीक है, दृश्य प्रकाश 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम के बीच में इनका रेंज होता है, के बीच में होता है, के बीच में होता है। ठीक, अगर इस रेंज में नहीं पाई जाती तो हमको प्रकाश दिखता ही नहीं है, के बीच में होता है। प्रकाश यानी कि वस्तु है। ठीक है, प्रकाश में एक घटना पाई जाती है उसको बोलते हैं परावर्तन की घटना। प्रकाश में क्या पाई जाती है? ठीक है, परावर्तन की घटना पाई जाती है, परावर्तन की घटना पाई जाती है, परावर्तन की घटना पाई जाती है। एक और होता है, उसके बाद क्या? एक अपवर्तन की घटना पाई जाती है। ठीक है, अपवर्तन की घटना पाई जाती है, घटना पाई जाती है। परावर्तन माने क्या होता है? जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी रास्ते टकरा के वापस आ जाएं। अपवर्तन जिस रास्ते से जा रहे हैं भटक कर किसी दूसरे रास्ते पे चले जाएं, अपवर्तन हो गया। ठीक, प्रकाश में एक और विशेषता पाई जाती है, वो क्या होती है? प्रकाश में क्या होती है? प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है। एक और घटना पाई जाती है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है। एक और घटना पाई जाती है, प्रकाश में ध्रुवण होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है। ठीक है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है। ये सब क्लास 12th में आप पढ़ेंगे, बस आप सिर्फ इसकी जानकारी ले लीजिए, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। ठीक, केवल आप याद किए रहिएगा क्योंकि आपको ये बोर्ड में लिखना है। ठीक, प्रकाश के गुण कितने गुण हो गए? टोटल 10 गुण हो गए। सिंपल है, याद कर सकते हो। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो किस चाल से? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी चाल होती है। इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये कैसी तरंगें होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। दृश्य प्रकाश 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम के बीच में होता है, तभी हमको दिखाई देते हैं। परावर्तन की घटना पाई जाती है, अपवर्तन की घटना पाई जाती है, व्यतिकरण की घटना पाई जाती है, विवर्तन की घटना पाई जाती है और ध्रुवण की घटना पाई जाती है। ठीक है, ये तो रहे किसके बारे में? प्रकाश के बारे में। ठीक, प्रकाश के बारे में पढ़ लिए। अब प्रकाश से हम इसकी सहायता से करेंगे, हमें वस्तुएं तो देखना चाहिए, तो उसके लिए हमें वस्तुएं तब दिखाई देंगे जब हम क्या करेंगे? उसका इमेज बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, प्रतिबिंब बनाएंगे। और प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको चाहिए क्या? एक घटना, उसका नाम है परावर्तन। जब तक परावर्तन होगा नहीं तब तक हमको वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। ठीक है,
इसलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, दर्पण के बारे में। कौन सा दर्पण, स्टार्टिंग गोलीय दर्पण, ठीक है। कौन सा दर्पण, सॉरी गोलीय दर्पण से पहले एक चीज़ पढ़ लेते हैं, परावर्तन के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, परावर्तन होता क्या है, ठीक है। परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक, बताइए परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, जब प्रकाश की किरण, हाँ, जब प्रकाश की किरण एक चमकदार सतह से क्या होती है, टकराती है, फिर उसी माध्यम में वापस आ जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे कोई चमकदार सतह है, ठीक है, चमकदार सतह है, और एक हम क्या मानते हैं, अभिलंब। प्रकाश की किरण चमकदार सतह से टकराती है और टकरा करके उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, परावर्तन आप लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण, हाँ क्या, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है, किसी चमकदार सतह से टकराती है, तो वह उसी माध्यम में वापस हो जाता है, उसी माध्यम में वापस हो जाता है, ठीक है। क्या लिखे हो, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, सही है, ठीक है। अब सुनिएगा, इसमें परावर्तन के कुछ नियम हैं। तो परावर्तन के कितने नियम हैं, परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं, ठीक है। पहला नियम क्या है, तो पहला नियम जानने के लिए ये जान लीजिए कि जो प्रकाश की किरण आ रहा है उसे कहते क्या हैं, उसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। और अभिलंब से जो इसका एंगल बन रहा है उसे कहते हैं थीटा आई। जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, ठीक है। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, यही ना। ये वाला एंगल क्या कहलाता है, थीटा आर। जो आई होता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट। क्या बोलते हैं, आई बराबर इंसिडेंट एंगल, एंगल माने कोण, ठीक है। यानी कि जो कोण बनता है वो इंसिडेंट एंगल है। और जो आर है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल। कौन सा एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंगल। इसलिए पहला अक्षर आई, यहाँ से पहला अक्षर आर ले लिया गया है, ठीक है। इस वाले इसमें बना लीजिए, रिफ्लेक्शन एंगल। तो इस कोण का नाम होता है, जो इसको बोलते हैं आपतन कोण। ये जाता है परावर्तित, उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं इसको, आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, ठीक है। किसी कोई दिक्कत, सही है। आने वाले किरण को आपतित किरण, जाने वाले किरण को परावर्तित किरण, सही है। और ये जो एंगल बन रहा है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, क्या बोलते हैं इसको, आपतन कोण। ये जो एंगल बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। तो पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये किस तल में है, बोर्ड के तल में है। आप कॉपी या बुक में बनाएंगे तो वो उसका तल कहलाएगा। जहाँ बनाओगे एक ही में, ऐसा नहीं होगा कि वो दो है कि कोई हवा में होगा या कोई पीछे होगा, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। जहाँ बनेगा साफ बनेगा, एक साथ बनेगा। क्या डिफिनेशन क्या लिखेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण थीटा आई। आपतन कोण कितना, आई, बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के, ठीक है बाबू। कितनी बात समझ में आ गई। आपतन कोण कितना, आई बराबर परावर्तन कोण आर। यानी कि आप लिख सकते हो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। आपतन कोण आई बराबर आपतन कोण आर, दोनों बराबर होना चाहिए, तभी कौन सी घटना घटेगी, परावर्तन की घटना घटेगी। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब परावर्तन के बाद देखते हैं, क्या देखते हैं बाबू, दर्पण के बारे में।
सबसे पहले पता करते हैं गोलीय दर्पण। ठीक, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण बताइए क्या होगा। यह एक कांच का खोखला गोला होता है। क्या होता है? यह एक कांच का खोखला गोला होता है। यह कांच का खोखला गोला होता है। ठीक है, कांच का खोखला गोला होता है। देखिए कैसे, उसका एक केंद्र होगा, केंद्र सी होगा, त्रिज्या होगी इसकी आर होगी। इसी को आधा मतलब ये मान करके इसको सेंटर, इसको क्या करेंगे, त्रिज्या बनाएंगे, चारों तरफ वृत्त खींचेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हेलो, ध्यान सुनिए। ठीक है, सेंटर इसका केंद्र सी हो गया, त्रिज्या इसकी आर हो गई। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसको बीच से काट दीजिए ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको बीच से ऐसे काट दीजिए। अगर आप इसको काट देंगे तो एक हिस्सा इसका ये बना और दूसरा हिस्सा इसका ये बना। सेंटर से यहाँ पर ये रहा और यहाँ से इसकी त्रिज्या कितनी रही, आर। यहाँ भी ये वाला पोर्शन यहाँ रख दिया गया, इसका भी क्या बनेगा, त्रिज्या, सेंटर सी बना, इसकी भी त्रिज्या क्या बनी, आर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको पेंट या कलई कर देना, कि क्योंकि बिना पेंट किए कलई किए परावर्तन की घटना नहीं घटेगी। इसको मैं बाहर से पेंट कर दिया। पूछा जाता है पेंट किससे करते हैं, तो लाल ऑक्साइड से करते हैं, लाल ऑक्साइड से पेंट करते हैं। ठीक है, या फिर सिल्वर कलर से, चांदी कलर को लेकर के। इसको मैं कहाँ से पेंट कर दिया, अंदर से। ठीक है, अंदर से। तो अब सवाल ये उठता है कि कौन अवतल दर्पण बना, कौन उत्तल दर्पण बना। इसको जानने के लिए परिभाषा ये बनता है कि जब प्रकाश की किरण चिकने तल से टकराकर, कौन से चिकने तल से, अंदर वाले चिकने तल से टकरा करके क्या हो, परावर्तन की घटना हो। सीधा सीधा बोलेंगे, जब परावर्तन की घटना अंदर वाले तल से होगा, आ से अंदर, आ से अवतल, तो कौन दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण है। जब परावर्तन की घटना उठे हुए तल से हो, किसे हो, उठे हुए तल से हो, तो कौन से क्या कहलाएगा, वो उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं, एकदम साफ साफ है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जब परावर्तन की घटना कैसे हो, अंदर वाले तल से हो तो अवतल दर्पण, जब परावर्तन की घटना उठे हुए तल से हो तो कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक, ये अवतल दर्पण हो गया, दूसरा उत्तल दर्पण हो गया। चलिए बाबू, अच्छी बात है, आप जो पढ़ चुके हैं अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में। अब सवाल ये उठता है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको जानना ये ज़रूरी है कि कुछ टॉपिक दिए गए हैं, कुछ जो परिभाषाएं दी गई हैं। परिभाषाएं कैसा, मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, हमने बाहर से पेंट कर दिया इसको। ठीक है, हम इसको पेंट कर दिया। पॉइंट इसका ये बनेगा पोल, ध्रुव। ये पॉइंट हो गया सी, सेंटर। यहाँ से इसकी दूरी होगी त्रिज्या आर, इसकी आधी दूरी हो गई फोकस पॉइंट एफ, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई फोकस दूरी एफ। तो आपसे पूछा जाएगा धीरे धीरे परिभाषा सबका। जो सी बना है इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। परिभाषा पूछी जाएगी। आर है, इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। पी है, इसको कहते हैं ध्रुव। ठीक, एफ है, उसको कहते हैं फोकस बिंदु। ठीक है, उसको कहते हैं फोकस बिंदु। एफ है, उसको कहते हैं स्मॉल एफ, फोकस बिंदु एफ। उसको बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी स्मॉल एफ। ठीक, चलिए बात करते हैं, वक्रता केंद्र की बात करते हैं। गोलीय दर्पण का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। परिभाषा ये, गोलीय दर्पण का केंद्र ही, गोलीय दर्पण मतलब ये जो सेंटर इसका सी में त्रिज्या आर बना था, जहाँ से ये काट के निकाला गया था, ये गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का केंद्र ही, गोलीय दर्पण का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक, वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोलीय दर्पण की त्रिज्या ही क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोलीय दर्पण की त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ध्रुव, ध्रुव पॉइंट क्या होता है, दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ऐसे लिखिएगा, दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ध्रुव कहलाता है, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। फोकस बिंदु किसे कहते हैं,
फोकस बिंदु किसे कहते हैं? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? सही है, चलिए फोकस बिंदु किसे कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं बाबू किसको? जो वक्रता त्रिज्या आर है, अगर उसको हम आधा कर दें, ठीक है, जो एफ है यानी जो फोकस बिंदु है, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि परावर्तन के बाद जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें जाएंगी वो क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, परावर्तन के बाद ठीक है प्रकाश किरणें, परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें जिस बिंदु से मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाएंगी, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाएगी, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाएगी, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाएगी वह फोकस बिंदु कहलाता है, वह फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक है, वह फोकस बिंदु कहलाता है, वह फोकस बिंदु कहलाता है। फोकस दूरी किसे कहते हैं? ठीक है, ध्रुव P व फोकस बिंदु के बीच की दूरी को, ध्रुव P व फोकस बिंदु के बीच की दूरी को, व F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, ये पूरा डिटेल रहा फोकस दूरी के बारे में। फिर से एक बार देख लेंगे। बात होगी वक्रता केंद्र के बारे में, तो वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण का केंद्र ही क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की त्रिज्या ही क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ध्रुव दर्पण का मध्य बिंदु ही क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। फोकस बिंदु एफ परावर्तन के बाद जिस बिंदु से प्रकाश किरणें जाएंगी वो क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु कहलाता है। फोकस दूरी एफ की बात हो रही है, यानी P और F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। या एक और परिभाषा लिखेंगे, अगर आप वक्रता त्रिज्या का आधा कर देंगे वो किसके बराबर हो जाएगा? फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी। एक सूत्र होता है, ठीक है, फार्मूला, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। फोकस दूरी क्या होती है? त्रिज्या का आधा कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा? फोकस दूरी मिल जाएगा। चलिए बाबू, ये भी आपकी जानकारी के लिए हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी? चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम है, उसको एक बार देख लेते हैं। प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम है, ये भी देख लेते हैं। प्रतिबिंब बनाने के नियम, ठीक है, प्रतिबिंब बनाने या बनने के नियम। ठीक है, प्रतिबिंब बनेगा कैसे ये भी देख लेते हैं। प्रतिबिंब बनाने के नियम, चाहे अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण हो, सबके लिए सेम हो। प्रतिबिंब दोनों के लिए सेम बनेगा, चाहे कोई दर्पण हो। ठीक है, हेलो, बात नहीं। प्रतिबिंब बनाने के नियम, ठीक, कैसे बनेगा? मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, बाहर से हमने इसको पेंट कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा? पोल। ये पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस पॉइंट F। ये पॉइंट हो गया C। सदैव एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे, निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े थे, ऐसे आप लाइन खींच लेंगे। ये जो लाइन बनेगा इसको कहते हैं X, और ये लाइन बनेगा इसको कहते हैं X डैश। ये बनेगा Y, इसको कहते हैं Y डैश। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा, Y डैश। ठीक, दाहिने हाथ पे क्या होता है? प्लस। बाएं हाथ पे क्या होता है? माइनस। ऊपर क्या होता है? प्लस। नीचे क्या होता है? माइनस। ठीक है बाबू, इतनी चीज़ें होती हैं। अब दाहिने हाथ पे प्लस होता है, यानी इधर जितनी भी दूरियां रहेंगी सब धनात्मक, इधर जितनी दूरियां रहेंगी सब ऋणात्मक। नियम ये कहता है, प्रकाश के प्रतिबिंब बनाने का नियम ये कहता है कि सदैव हम क्या करेंगे? जो भी वस्तु रखेंगे हमेशा किस साइड रखेंगे? लेफ्ट साइड, बाएं साइड में। राइट साइड में कोई वस्तु नहीं रखेंगे, हमेशा वस्तु कहाँ रखेंगे? लेफ्ट साइड में। मान लीजिए वस्तु हमने यहाँ पे रखा है, ये रहा वस्तु हमारा। ठीक, तो प्रकाश किरणें समांतर होकर के चलेंगे मुख्य अक्ष के, और टकराने के बाद फोकस से जाएंगी, और दूसरी प्रकाश किरण सेंटर से जाएगी, और जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से ये वापस हो जाएगी, और जहाँ दोनों एक दूसरे से मिलेंगे वहीं पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वहीं पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो नियम सुनिएगा पहले। पहला क्या है? वस्तु सदैव कहाँ रखेंगे? बाएं साइड, बाएं हाथ की तरफ। वस्तु सदैव बाएं तरफ रखेंगे, वस्तु सदैव बाएं तरफ रखेंगे, बाएं तरफ रखेंगे। वस्तु सदैव कहाँ रखेंगे? बाएं तरफ रखेंगे, बाएं हाथ की तरफ। दूसरा, जो ध्रुव है हमेशा मूल बिंदु बनेगा। ध्रुव क्या है? वो मूल बिंदु है। ध्रुव कैसा बनेगा? मूल बिंदु है। ठीक, मूल बिंदु 0, 0 या O, 0, 0। ठीक है, 0, 0 जिसको मानते हैं।
ध्रुव मूल बिंदु हो गया। तीसरा, जो वस्तु आपने रखा है, वस्तु से कितनी किरणें चलेंगी? वस्तु से 2 किरणें हमेशा, ठीक है। वस्तु से सदैव 2 किरणें चलेंगी। वस्तु से सदैव कितनी किरणें चलेंगी? 2 किरणें चलेंगी। वस्तु से सदैव 2 किरणें चलेंगी, ठीक है, सदैव 2 किरणें चलेंगी। कौन कौन से? पहला क्या है? 2 किरणें चलेंगी, जिसमें से आप ऐसा कर लेंगे, जो पहला है वो सदैव मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा। और दूसरा क्या होगा? सेंटर से होकर के जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा। और कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा, ठीक है, फोकस से जाएगा, फोकस से जाएगा। दूसरा क्या है? सेंटर से जाएगा और उसी रास्ते पे वापस आएगा। सेंटर यानी कि केंद्र, केंद्र से जाएगा, उसी रास्ते पर वापस आएगा, उसी रास्ते पर वापस आएगा, उसी रास्ते पर वापस आएगा। केंद्र से जाएगा और उसी रास्ते पर वो वापस आएगा, केंद्र से जाएगा और उसी रास्ते पर वो वापस आएगा, ठीक है। वस्तु से सदैव 2 किरणें चलेंगी। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, फोकस से जाएगी, मुख्य समांतर फोकस से जाएगी, इधर जाएगी, वापस आएगी। दूसरा, सेंटर से जा करके फिर वापस आ जाएगी, और जहाँ दोनों मिलेंगी वहीं पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। चौथा, दोनों किरणें जहाँ मिलेंगी, दोनों किरणें जहाँ मिलेंगी, दोनों किरणें जहाँ मिलेंगी वहीं पर क्या बनेगा? वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। ये तो नियम था। एक चीज़ और सुन लीजिए, 5वां, मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी प्रतिबिंब बनेगा, अगर प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब की स्थिति जान लीजिए, प्रतिबिंब कैसे बनेगा? प्रतिबिंब की 2 स्थिति होगी। पहला स्थिति क्या? मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो आभासी, लिख लेंगे अच्छे से, मुख्य अक्ष के ऊपर आभासी। और मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे तो क्या बनेगा? वास्तविक। मुख्य अक्ष के नीचे क्या बनेगा? वास्तविक। मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो आभासी। अगर प्रतिबिंब नीचे बनेगा तो वास्तविक, ऊपर बनेगा तो आभासी, ठीक है। 2 चीज़ें आप ध्यान के रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अच्छा, वास्तविक आभासी क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये परछाई बन रहा है, पीछे देखिएगा ये परछाई बन रहा है, तो आप सिर्फ आभास कर सकते हो कि हाँ ठीक है वो हाथ है, किसका ये नहीं पता है। लेकिन अगर दर्पण में देखोगे शीशा तो स्पष्ट हो जाएगा, हाँ इनका चेहरा है, इनका हाथ, इस तरह से। जहाँ पर स्पष्ट बिल्कुल हो जाए उसे कहेंगे वास्तविक, और जहाँ सिर्फ दिखे कि प्रतिबिंब है लेकिन किसका ये ना पता चले हो जाएगा आभासी, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए, अब इसमें कई सारे टॉपिक अभी बाकी हैं। क्या बाकी है? पहले अभी इसमें आपको आवर्धन क्षमता देखना है, दर्पण का सूत्र देखना है, ठीक है, फिर जाके ये पूरा कंप्लीट होगा। वो मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।